बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नेताजी का चश्मा और ये शिवम प्रकाश जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम नेताजी का चश्मा इस कहानी का सार पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसके अभ्यास के प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। कहानी इस प्रकार है। नेताजी का चश्मा कहानी शिवम प्रकाश जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में हालदार साहब अपनी कंपनी के कार्य से हर 15 दिन में एक बार एक कस्बे से गुजरते थे। ये हालदार साहब जो हैं इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे की नगरपालिका ने शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा रखी थी। यह प्रतिमा उस कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति वैसे तो सुंदर थी, किंतु चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य से चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया जाता था। हालदार साहब को यह तरीका पसंद आया। दूसरी बार जब वह उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने से पता चला कि नेताजी की जो मूर्ति है उसका जो चश्मा है वो बदल गया है। हालदार साहब हर बार कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाते थे और उस मूर्ति को देखते थे, फिर चले जाते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से बार बार चश्मे बदलने का कारण पूछ लिया। पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे वाला नेताजी का चश्मा पहना जाता है। उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते हैं। यूं ही एक सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और नेताजी का चश्मा बदलता रहा। अगली बार नेताजी का चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। अगली बार हालदार साहब ने उस कस्बे में रुककर पान खाने का इरादा टाल दिया। इस बार हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उनका ध्यान नेताजी की मूर्ति की तरफ गया। नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें इस बात का संतोष था कि आने वाली पीढ़ी भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करती है। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का सार था, इस कहानी का सार था। अभी हमें नेताजी का चश्मा जो एक शीर्षक है इस कहानी का, इसकी क्या सार्थकता है इसके बारे में जानेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी शिवम प्रकाश जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका चश्मा दोनों ही 7 साल चलते हैं। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित होना, उस चश्मे का नदारद होना, कैप्टन द्वारा मूर्ति को चश्मा पहनाना, समय समय पर चश्मे को बदलते रहना, कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा दिखाई देना, ये सभी घटनाएं बहुत ही मनोरंजन पूर्ण तरीके से पाठकों को जोड़े रखती हैं। अतः नेताजी का चश्मा कहानी बहुत ही सार्थक कहानी है, जिसका शीर्षक नेताजी का चश्मा बहुत ही सार्थक और उचित है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है हालदार साहब, उसका चरित्र चित्रण हम जानेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी शिवम प्रकाश जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में हालदार साहब एक मुख्य पात्र बनकर उभर आते हैं। हालदार साहब एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वे जब भी कस्बे से गुजरते हैं तो नगरपालिका के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। हालदार साहब ने उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखी तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय है। हालदार साहब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जब पान वाले ने चश्मे वाले कैप्टन के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रकट किया तब उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे समाज के हर वर्ग और सभी लोगों के से सभ्य
व्यवहार प्रेम पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। वह स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील और भावुक व्यक्ति हैं। कैप्टन के प्रति उनके मन में संवेदना का भाव है। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें धक्का सा लगता है। अतः कहा जा सकता है कि नेताजी का चश्मा कहानी में हवलदार साहब एक अच्छे चरित्र के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उनके चरित्र में वे सभी गुण हैं जो कि एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए। तो अभी हम अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसके बारे में कहानी में कोई विवाद नहीं की गई है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चश्मे वाला कभी सेना में काम कर रहा होगा। हो सकता है वह आजाद हिंद फौज का सैनिक रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके बार बार नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने के कारण भी लोग हो सकता है उसको कैप्टन कहते हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर, जैसे कि कहानी में आया है कि कैप्टन के मर जाने के बाद पहले हवलदार साहब ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन उसके तुरंत बाद रोकने के लिए कहा। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर है, हवलदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन के मरने के बाद नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा। हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखा तो उन्होंने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हम लाख उम्मीदें छोड़ दें, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। कोई ना कोई कुछ अच्छा करने की जिम्मेदारी ले ही लेता है। आपके ध्यान में होगी कि जब भी कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है तो हवलदार साहब को भी लगता है कि अब शायद ही कोई नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। लेकिन एक बच्चा, और वो भी सरकंडे का एक चश्मा जो उसकी एक अपनी पहुंच के अंदर सामग्री है, तो उसके माध्यम से वो अपनी नेताजी के प्रति जो इज्जत है उसको प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब इतनी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हवलदार साहब उस व्यक्ति के बारे में सोचकर भावुक हो उठे होंगे जिसने नेताजी का चश्मा लगाया होगा, नेताजी को चश्मा लगाया होगा। वह नेताजी की कुर्बानी को याद करके भावुक हो गए होंगे। प्रश्न 5 है कि आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये कहानी में एक वाक्य आया है इस प्रकार का। इसके माध्यम से लेखक वर्तमान पीढ़ी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। आम आदमी अपनी रोजमर्रा के जीवन में इतना उलझ जाता है कि उसे अन्य किसी बात की सुध नहीं रहती। हम अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने देश पर अपना पूरा जीवन न्योछावर करने वालों को भी भूल जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। सच्चा और अच्छा देश वही बनता है जहां के लोग अपने हीरो को याद रखने की सार्थक कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहानी में आया कि पान वाला एक मोटा और काला आदमी था। वह बहुत ही खुश मिजाज आदमी था। उसकी काली हो चुकी दंत पंक्ति यह बताती थी कि पान खाने का उसका पुराना शौक था। दंत पंक्ति का यह मतलब उसके दांतों से है। हंसौड़ होने के साथ ही वह भावुक इंसान भी था। उसे अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पता रहता था।
अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाला उस चश्मे वाले को महत्वहीन इंसान समझता था। हम में से अधिकतर लोग किसी लंगड़े, बूढ़े और गरीब व्यक्ति को कोई भाव ही नहीं देते। पान वाला ऐसी ही मानसिकता का शिकार लगता है। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? कुछ वाक्य आए हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसमें ये बताया गया कि जो हवलदार साहब हैं उनको अनोखी चीजों में दिलचस्पी थी। अपनी व्यवस्था के बीच वे अपने आसपास की रोचक घटनाओं को ध्यान से देखा करते थे। प्रश्न, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इससे पता लगता कि पान वाला एक भावुक व्यक्ति था। वह ऐसे व्यक्ति के लिए भी आंसू बहा रहा था जिसके बारे में वह बहुत कुछ नहीं जानता था और जिसके लिए उसके मन में कोई खास सम्मान नहीं था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, वो उसको पागल है पागल इस प्रकार का भी बातें कहता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है कैप्टन चश्मे वाले की, तो पान वाले को भी रोना आ जाता है। इससे पता लगता है कि पान वाला भी एक भावुक व्यक्ति है। उसके मन में भी कहीं न कहीं जो इसके कैप्टन के प्रति कुछ भाव है। प्रश्न 10, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे क्या पता लगता है? कैप्टन नेताजी की इज्जत करता था। उसे शायद नेताजी के योगदान के बारे में पता था। वह अपने सीमित संसाधनों से भी देशभक्ति व्यक्त करने से नहीं चूकता था। इस कहानी में आता है कि वो जो कैप्टन चश्मे वाला है सिर्फ एक बांस के सहारे कुछ चश्मों को वो बेचता रहता है, यानी उसकी बहुत सीमित से संसाधन है। इतने सीमित संसाधनों के बावजूद भी वो नेताजी के योगदान को नहीं भूलता और उनकी मूर्ति पर वो हमेशा चश्मा लगा देता था। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। यानी हवलदार साहब ने कैप्टन के बारे में सुना था कि कैप्टन चश्मा बदलता है, लेकिन उसने साक्षात रूप से कैप्टन को नहीं देखा था। तो हवलदार साहब के मन में सिर्फ यही एक चित्र रहा होगा उनका कि कैप्टन हो सकता है सेना में या आजाद हिंद फौज में कार्यरत रहा होगा। कैप्टन कोई हट्टा कट्टा इंसान रहा होगा जिसकी रोबीले मूछें रही होंगी। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है आजकल। तो आपसे पूछा गया कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य है कि हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रति अपने सम्मान को जाहिर करते हैं। आपने भी अपने शहर में देखा होगा मुख्य चौराहों के ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, तो इन सब की, शहीद भगत सिंह जी, इनकी सभी की जो मूर्तियां लगी रहती हैं, तो वो समाज में इनके प्रति जो एक आदर भाव है उस सम्मान को प्रकट करने का एक ये तरीका हो सकता है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों, ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ आप अपनी भावना के अनुसार लिख सकते हैं कि यहाँ से, जैसे यहाँ लिखा कि मैं गांधी जी की मूर्ति लगवाना चाहूंगा क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान सबसे बढ़कर है। कोई व्यक्ति कह सकता कि हम जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगवाना चाहेंगे। कोई कह सकता है कि हम श्री अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाना चाहेंगे क्योंकि संविधान निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये अपना अपना भाव हो सकता है और आपने उसी के अनुसार इसका उत्तर लिखना है।
प्रश्न 14, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? यानी जो चौराहों पर ये मूर्तियां होती हैं तो लोगों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि वह मूर्ति हमेशा साफ सुथरी रहे और वहां पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। प्रश्न 15, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत में से ऐसे कुछ और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो यहाँ पर एक नागरिक के नाते आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे किसी अप्रिय घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचित करना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक की यह भूमिका है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने मोहल्ले में साफ सफाई की सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो वहां पर लिखा गया कि कोई ग्राहक आ गया समझो, कहानी में इस प्रकार की पंक्ति आ गई है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो ये सारे के सारे स्थानीय बोली का प्रभाव इसके ऊपर है। तो यहां अगर आप इसको मानक हिंदी में लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि मान लिए कि कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक का मतलब ग्राहक आ गया, उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, ऐसे में मूर्ति पर लगा फ्रेम उसे दे दिया जाता है और मूर्ति को तब तक दूसरा चश्मा पहना दिया जाता है। प्रश्न 17 है, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। ये देखिए, आइडिया जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और कहानी हिंदी की है। तो एक भाषा में दूसरी भाषा का शब्द आने से क्या लाभ होता है? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द के इस्तेमाल से भाषा समृद्ध होती है और कई बार ऐसा करने से भाषा अधिक मजेदार और समकालीन हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये 10वीं कक्षा का एक कहानी का सार हमने पढ़ा। पाठ का नाम था नेताजी का चश्मा और इसके लेखक थे शिवम प्रकाश जी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।